हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पंजाब एंड सिंध बैंक के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि किस तरह से इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि पंजाब एंड सिंध बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे कई सारे रूल्स दिया गया है कि इस फॉर्म में जहाँ पे भी आपको एस्टेरिस्क सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है, और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। और इस फॉर्म में आपको जहाँ पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। यानी अगर आप चाहते हो इस फॉर्म को आप ब्लू कलर पेन से या फिर अगर आप ब्लैक कलर पेन से फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको जहां पे भी सिग्नेचर करना होगा वो मैंडेटरी है कि आपको ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि बहुत ही आसान प्रोसेस से कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना होगा। अगर आपको ब्रांच नेम नहीं पता है तो अगर आप चाहते हो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड खाली रख देना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर खाली रख देना है। एप्लीकेशन टाइप में न्यू के ऊपर टिक कर देना है। CKYC नंबर यानी सेंट्रल KYC नंबर खाली रख देना है। अकाउंट टाइप में नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप किसी माइनर के लिए अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी आप जिनके लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अगर उनका उम्र अगर 18 साल से कम है, तब यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप इस बैंक का स्टाफ है तब यहाँ पे आपको स्टाफ के ऊपर टिक कर देना है, और आपका प्रोविडेंट फंड नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अदरवाइज आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। जैसे कि पहले आपको फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिख देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपका जेंडर लिखना है, जैसे कि अगर आप मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। मैरिटल स्टेटस, जैसे कि अगर आप मैरिड है तो मैरिड के ऊपर, अगर आप सिंगल है तो इसके ऊपर टिक करना है। और अगर आपका दूसरा स्टेटस है, जैसे कि अगर आप डिवोर्सी है तब अदर्स के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है, यानी आपके नाम पे अगर पैन कार्ड नहीं है, तब यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम लिखना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तब अगर आप चाहे तो फादर नेम, मदर नेम, या फिर अगर आप शादीशुदा है तब अगर आप चाहे तो हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जिनका भी आप नाम यहाँ पे लिखेंगे उनके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। नेशनलिटी के ऊपर इंडियन के ऊपर टिक कर देना है। कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है। उसके बाद आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है। तो जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे आधार के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे इशूड बाय बताया गया है, जैसे कि आधार कार्ड इशू होता है UIDAI से, इसलिए मैंने यहाँ पे UIDAI लिख दिया है। तो आपका डॉक्यूमेंट जहाँ से भी इशू होता है अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको लिखना होगा। जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दो, अगर आप पासपोर्ट या फिर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट के तौर पे, तब यहाँ पे आपको इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको लिखना होगा। आधार कार्ड के लिए आपको इशू डेट और एक्सपायरी डेट नहीं लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या फिर अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तब यहाँ पे आपको आधार के ऊपर टिक करके आपका रिलीजन नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद कैटेगरी, जैसे कि अगर आप जनरल, OBC, ST, SC, माइनॉरिटी, जो भी आपका कैटेगरी है उसके ऊपर टिक कर देना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी आपके फैमिली में आपके ऊपर कितना जन डिपेंड है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आप चाहते हो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप इलिटरेट है, यानी अगर आप शिक्षित नहीं है, तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप शिक्षित है तब आपको यहाँ पे नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप शिक्षित नहीं है और अगर आप यस के ऊपर टिक करते हैं तब यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना होगा। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तब रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद कस्टमर टाइप, जैसे कि अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तब माइनर के ऊपर टिक करना है। अगर आप पेंशनर है तो पेंशनर के ऊपर टिक करना है। अगर आपको उम्र 18 साल से ज्यादा लेकिन 60 साल से कम है तब जनरल के ऊपर टिक करना है। अगर आपको उम्र 60 साल से ज्यादा है तब सीनियर सिटीजन के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप इस बैंक का अगर प्रेजेंट या फिर एक्स स्टाफ है तब उसके ऊपर टिक करके आपको PF नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप माइनर है, यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है, तब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नाम लिखना होगा, और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको उम्र 18 साल से कम है और अगर आप यहाँ पे अपना फादर का नाम लिखते हैं तब रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे फादर लिख देना है। लेकिन अगर आप माइनर अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आप डिसेबल पर्सन है किसी भी तरह का,
तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप डिसेबल पर्सन अगर नहीं है तब नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप येस के ऊपर टिक करते हैं यानी अगर आप डिसेबल पर्सन है तब किस तरह का डिसेबिलिटी है, जैसे कि विजुअली इंपेयर्ड या फिर डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं है तब अदर के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे टिक करके इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। और यहाँ पे आपको वही नंबर देना है जो नंबर आप अपने अकाउंट में देना चाहते हैं। अगर आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका लैंडलाइन यानी टेलीफोन नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पे आपको वही एड्रेस लिखना है जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर दिया है। जैसे कि सिचुएशन में यहाँ पे ऊपर में आधार कार्ड का नंबर दिया था, तो आधार कार्ड में मेरा जो भी एड्रेस है वही एड्रेस आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना होगा। तो एड्रेस टाइप में अगर आपका घर या फिर अगर आपका बिजनेस सेम जगह पे है तब इसके ऊपर टिक करना है। अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस यानी घर का एड्रेस केवल देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपने यहाँ पे जो एड्रेस दिया है अगर वो आपका करंट एड्रेस है यानी उसी एड्रेस में अगर आप रहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है और आपने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है अगर आप उस एड्रेस में अगर नहीं रहते हैं, फिलहाल अगर आप दूसरे जगह में रहते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप नो के ऊपर टिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज में आपका लोकल या फिर करंट एड्रेस आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं तो इससे पहले वाले पेज में अगर आप नो के ऊपर अगर टिक किए हैं तो आपका लोकल या फिर करंट एड्रेस यानी जो एड्रेस में आप फिलहाल रहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर आप इससे पहले वाले पेज में अगर येस के ऊपर टिक करते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया कि इससे पहले वाले पेज में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था, जैसे कि मैंने आधार कार्ड दिया था, और इससे पहले वाले पेज में आपने जो एड्रेस लिखा है अगर दोनों एड्रेस, जैसे कि मेरे केस में आधार कार्ड का एड्रेस और मैंने जो एड्रेस लिखा है अगर दोनों सेम एड्रेस है तब इसे मुझे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकेस मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है और अगर आप दूसरा एड्रेस अगर इससे पहले वाले पेज में लिखे हैं तब उस सिचुएशन में इस पोर्शन को आपको फिलअप करना होगा। तब इस सिचुएशन में एडिशनल तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि अगर आप चाहते हो यूटिलिटी बिल, पीपीओ, एफपीपीओ या फिर म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तब सिंपली आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप नो के ऊपर टिक करते हैं यानी अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब इसके लिए कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका इनकम या फिर एक्टिविटी क्या है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे कि किस तरह का काम आप करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ यानी मैं बिजनेस करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। अगर आप हाउस वाइफ या फिर स्टूडेंट है या फिर पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। अगर आप बिजनेस के ऊपर टिक करते हैं तब किस तरह का बिजनेस है वो यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपका बिजनेस यहाँ पे नहीं है तब आधार के ऊपर टिक करके किस तरह का आपका बिजनेस है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपका एनुअल यानी सालाना इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अप्रोक्स आपको यहाँ पे अमाउंट देना है। अगर आपका हाउस होल्ड इनकम है तो वो यहाँ पे अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस का नेचर क्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है यानी अगर आप जॉब करते हैं तब आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और कंपनी में आपका पोजीशन क्या है यानी आपका रोल क्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि अगर आप हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीनियर जज, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल, तो अगर आपके इनमें से कोई भी अगर आपका पोजीशन है तब यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन अगर है यानी अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन से अगर रिलेशन में है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नन के ऊपर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है। पहले आपको यहाँ पे अपना फोटो, पासपोर्ट साइज एक फोटो गम से अटैच कर देना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है आपको स्टेपल नहीं करना है, आपको गम से ही अटैच करना होगा। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप आधार कार्ड का डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए अगर आप कंसेंट देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक करना होगा। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है
किस फॉर्म में जहाँ पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस की जगह में आपका विलेज या फिर सिटी नेम में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है जो कि बैंक के उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहे तो इस फॉर्म के साथ दूसरा अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो कि एक तरह का सेविंग्स अकाउंट है। करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, फ्लेक्सी डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो जो भी अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन यानी अगर आपका अकाउंट अगर आप खुद ही यूज करना चाहते हैं तब सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट बताया गया है, यानी अगले 1 साल के अंदर आपके सेविंग्स अकाउंट में कितने अमाउंट डिपॉजिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे अप्रोक्स लिखना होगा। तो एग्जैक्ट अमाउंट देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अप्रोक्स आपके सेविंग्स अकाउंट में किसी भी तरह का क्रेडिट यानी डिपॉजिट कितना हो सकता है वो अप्रोक्स अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपके अकाउंट के लिए एटीएम कम डेबिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तब फर्स्ट एप्लीकेंट में इसके ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप इस फॉर्म के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब उस सिचुएशन में अगर आप चाहे तो सेकंड या फिर थर्ड एप्लीकेंट के लिए भी आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर दिया है। अगर आप डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं तो नो के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपको अपना एक्चुअल नाम लिखना है। यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे वही नाम आपके डेबिट कार्ड के ऊपर प्रिंट होगा। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर येस के ऊपर टिक कर देना है। चेकबुक अगर आप लेना चाहते हैं तो येस के ऊपर टिक करना होगा। मोबाइल बैंकिंग के लिए येस के ऊपर टिक करना होगा। अगर आप ये स्टेटमेंट मंथली इंटरवल पे जानना चाहते हैं तो येस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप अपने अकाउंट के लिए अगर पासबुक लेना चाहते हैं तब येस के ऊपर टिक करना है। अगर आप SMS अलर्ट का सुविधा लेना चाहते हैं तो येस के ऊपर टिक करके आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, ऑटो स्वीप और रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप किसी भी तरह का डिपॉजिट करना चाहते हैं तभी आपको इसे फिलअप करना है, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको प्लेस की जगह में आपका विलेज या फिर सिटी नेम लिख देना है और यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तभी आपको सेकंड एप्लीकेंट के लिए जो सेकंड एप्लीकेंट रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और थर्ड एप्लीकेंट अगर रहेगा तो उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है जो कि नॉमिनेशन के लिए दिया गया है। यानी आपके अकाउंट के लिए आप किन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। और अगर आप आपके अकाउंट के लिए अगर नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो जैसे कि मैं अपने अकाउंट के लिए नॉमिनी रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया है। तो अगर आप अपने अकाउंट के लिए अगर आप नॉमिनी रखना चाहते हैं किसी को तो पहले आपको टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट लिख देना है। और अगर आप इस फॉर्म के साथ अगर रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट लिख दिया है। उसके बाद अकाउंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर खाली रख देना है। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपका ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस लिखना होगा, यानी आपका ब्रांच किस जगह में है वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी का नाम अगर आप अपने पासबुक में अगर प्रिंट करना चाहते हैं तभी यहाँ पे आपको टिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपने पासबुक में अगर अपने नॉमिनी का नाम अगर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तभी यहाँ पे आपको टिक नहीं करना होगा। उसके बाद आपका नॉमिनी का डिटेल्स लिखना होगा। ये जैसे कि पहले आपको नॉमिनी का नाम लिखना है, जिन्हें आप नॉमिनी रखेंगे उनका नाम लिखना होगा। नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड नंबर भी लिख देना है। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देना है। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद नॉमिनी का एज कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद बताया गया कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है तभी आपको यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। अगर आपका नॉमिनी माइनर नहीं है तभी इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। पहले आपको विटनेस का नाम, उसके बाद विटनेस का एड्रेस लिखना होगा। और अगर आपका नॉमिनी माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इलिटरेट है यानी अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं और अगर आप यहाँ पे अगर थंब इम्प्रेशन दिए है तब 2 व्यक्ति को आपको यहाँ पे विटनेस रखना होगा। पहले आपको विटनेस का नाम, उसके बाद विटनेस का एड्रेस लिखना है और जो भी विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड विटनेस का कॉलम भी आपको फिलअप करना है। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर जानते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट का डिक्लेरेशन दिया गया है। जैसे कि सेकंड पेज में मैंने आपको पहले ही बताया था
कि अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं, तब एडिशनल डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। तो अगर आप इंडिया के अलावा अगर दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं और अगर आप नो के ऊपर अगर टिक किए रहते हैं सेकंड पेज में, तभी आपको इसे फिलअप करना है। तो जैसे कि मैं इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में टैक्स पे नहीं करता हूँ और मैंने येस के ऊपर टिक किया था, तो मुझे इसे फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ पे आपको वापस से सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं, तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस से उसके लिए कई सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे कई सारे डिटेल्स ऑफिस से उसके लिए दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे कुछ ही डिटेल्स को आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर और आपका फोटो अटैच कर देना है। तो पहले आपको अपना फोटो यहाँ पे गम से अटैच कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन यानी आपके सेविंग्स अकाउंट अगर आप खुद ही यूज करना चाहते हैं, तभी आपको यहाँ पे सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं, तो अगर आप चाहते हो थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे लिख देना है और अगर आप किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, तभी दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और उनका भी फोटो यहाँ पे गम से अटैच करना होगा। और इस पेज में बाकी कुछ फिलअप करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस से उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, तो इसे एक बार आपको कंप्लीटली रीड कर लेना है और आपको नीचे आके यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते, तो अगर आप चाहते हो तो हम इंप्रेशन दे सकते हैं। और बाकी दो सिग्नेचर पोर्शन यहाँ पे जॉइंट अकाउंट के लिए दिया गया है और आपको यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब एंड सिंध बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड रहना मैंडेटरी है। और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना भी जरूरी है और पैन कार्ड रहना भी मैंडेटरी है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद अगर नहीं है, तब उस सिचुएशन में आपको फॉर्म 60 सबमिट करना होगा। और इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, वो भी कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका ब्रांच किस एरिया में है, यानी आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे कि अगर आप मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में रहते हैं, वो डिपेंड करता है। आपका अकाउंट टाइप क्या है, वो डिपेंड करता है। आपका एज क्या है, जैसे कि अगर आप माइनर है, जनरल सिटीजन है या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है, तो वो भी डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट रहना जरूरी है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, वो आप इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।